हाँ, तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हिटलर का जो पूरा कैरियर था, जो पूरी उसकी लाइफ थी, उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हिटलर ने जब उसको जेल हुई 5 इयर्स की, तो उसने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम क्या था, मेन कैम्प। अब जेल में तो वो किताब लिख रहा था। उसी टाइम पर जब हिटलर जेल में था, तो जेल के बाहर क्या चल रहा था, आउटसाइड द जेल, वो अब हम देखते हैं कि जेल के बाहर क्या क्या हो रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जर्मनी ने बहुत सारे पैसे जो है वो उधार लिए थे, जब वर्साइल की ट्रीटी हुई थी उसके बाद, क्योंकि वॉर रेपरेशंस जो है वो बहुत सारे पे करने थे जर्मनी को, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। और वो सारे के सारे जर्मनी पर ही इम्पोज किए गए थे। तो एक तरह से डबल बर्डन हो गया, एक तो उसके जो लोन्स थे उसको भी उसको पे करना था, दूसरा वॉर की जो रिपरेशंस थी वो तो पे करनी ही करनी थी। तो ये दोनों चीजें जब पे करनी थी, तो इसकी वजह से बर्डन डबल हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, जो जर्मनी के गोल्ड के डिपॉजिट्स थे वो खत्म होने लग गए, गोल्ड डिपॉजिट्स सारे खत्म होना शुरू हो गए। 1923 में ही जर्मनी ने रिफ्यूज कर दिया डेट को पे करने से। जर्मनी रिफ्यूज्ड टू पे डेट, यानी जर्मनी ने कहा कि अब हम और कोई डेट जो है वो पे कर नहीं पाएंगे, या ना ही और हम वॉर रेपरेशंस जो है वो चुका पाएंगे आगे, क्योंकि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, हमारे सारे गोल्ड डिपॉजिट्स हो चुके हैं खत्म। तो इसके रिस्पांस में फ्रांस ने कई सारी जो इंडस्ट्रियल रीजन्स थे जर्मनी के, उनको कैप्चर कर लिया। कुछ ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे कोल डिपॉजिट्स थे, कहीं कहीं और जो रिसोर्स रिच एरियाज थे, उन सबको फ्रांस ने कैप्चर करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो वाइमार रिपब्लिक ने अब यहाँ से एक दूसरा काम करना शुरू किया, और वाइमार रिपब्लिक ने जर्मनी की जो करेंसी थी, मार्क, ये करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया लार्ज स्केल पे। और इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम एक लिमिट से ज्यादा करेंसी प्रिंट करना शुरू करेंगे, तो उसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, क्योंकि करेंसी की वैल्यू घटने लगती है। तो जर्मनी की जो करेंसी की वैल्यू थी वो घटना शुरू हो गई। उसी टाइम पर अप्रैल में जो करेंसी की वैल्यू थी, $1 उस टाइम पर 24,000 मार्क्स के इक्वल था। लेकिन क्योंकि जर्मनी करेंसी प्रिंट करता ही जा रहा था, करता ही जा रहा था, तो जुलाई आते आते ये जो वैल्यू है वो $1 इज इक्वल टू 3,53,000 मार्क हो चुका था। जैसे आज हम देखते हैं ना कि $1 में 75 रुपीज के आसपास हैं, तो वही चीज उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो 3,50,000 मार्क हो चुकी थी वैल्यू। और इसके बाद अगस्त में हालत और खराब हो गई। अगस्त में $1 जो था वो 46,21,000 मार्क तक पहुंच गया। और दिसंबर आते आते तो हालत ऐसी हो गई थी कि $1 9,88,60,000 मार्क के इक्वेलेंट हो गया था। तो जब इतने प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे और इतना इन्फ्लेशन आ जाएगा, इतनी महंगाई आ जाएगी, तो जो इसेंशियल गुड्स के प्राइसेस थे वो बढ़ना शुरू हो गए। किसी भी जर्मन सिटीजन को उस टाइम पर अगर एक पैकेट ब्रेड भी खरीदनी होती थी, तो पूरा एक कार्ट भर करके जो है वो मनी ले जानी पड़ती थी। बच्चों ने वहां पे जो नोट्स के बंडल्स थे उनसे खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं बची थी, इतने कम वैल्यू हो चुकी थी उसकी। तो सिचुएशंस जो है वो धीरे धीरे और खराब होती चली गई। उसके बाद 1924 में फिर क्या हुआ कि अमेरिका ने लोन देना शुरू किया। अमेरिका ने 1924 से लोन्स देने शुरू किए जर्मनी को, जिसकी वजह से जर्मनी की सिचुएशन थोड़ा पहले से इम्प्रूव हुई। लेकिन और तब तक हिटलर ने जो
अपनी बुक है मेन कैंप, उसका पार्ट वन अब तक हिटलर जो है वो लिख चुका था इस बुक का, और 9 मंथ्स के अंदर अंदर ही अगले वो आजाद भी हो गया, अगले 9 महीने में ही उसको फ्री कर दिया गया। 1925 में 1925 में उसने पार्ट वन को पब्लिश किया अपनी बुक के। बुक का जो पार्ट वन था मैन कैंप का, लेकिन रिस्पांस उतना अच्छा नहीं था, ज्यादा लोगों ने खरीदी नहीं। लेकिन फिर भी वो उसी बुक का जो सेकंड पार्ट था उसको लिखने के लिए वो वहाँ जर्मनी में कुछ हिल्स थी उनके अंदर चला गया, और वहां पे जाकर के उसने पार्ट टू भी कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद इसको भी उसने पब्लिश करने की सोची, पब्लिश हुई भी ये बुक, लेकिन दोबारा से रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिला। अब बात करते हैं कि मैन कैंप में उसने लिखा क्या था। पहली चीज तो उसने ये लिखी थी अपने बारे में, अपनी पूरी लाइफ कि वियना में जब वो था तो उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसी उसकी लाइफ थी। इसके अलावा बहुत सारे उसने एंटी ज्यू थॉट्स उस बुक में लिखे थे कि क्यों ज्यूस को जो है वो ह्यूमन बींग्स कहलाने का राइट नहीं है। उसने जर्मनी के फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ लिखा था उस बुक में, कि कैसे जर्मनी को हम रिवाइव करेंगे, कैसे स्ट्रांग बनाएंगे, और फिर उसमें उसने ये भी लिखा था कि जब मैं पावर में आ जाऊंगा तो फिर मैं कैसे जर्मनी को एक स्ट्रांग नेशन बनाऊंगा। क्योंकि बुक जो है वो लार्ज स्केल पर तो बिकी नहीं थी, तो उसके व्यूज उतना ज्यादा प्रॉपरली अभी तक स्प्रेड हुए नहीं थे। लेकिन जब जर्मनी का वो डिक्टेटर बना 1933 में, तो इस बुक की जो सेल थी उसने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, और ये जो बुक थी ये सेकंड बेस्ट सेलर बन गई अब तक की पूरी जर्मनी की बुक की हिस्ट्री में। और लगभग 6 मिलियन कॉपीज इसकी जो है वो बिकी, यानी कि लगभग 60 लाख। फिर 1928 आता है। अब वो अपनी एक और बुक लिखता है, सेकंड बुक, और इसका नाम था हिटलर्स ज़्वाइट्स बश। तो ये बुक उसने लिखी, और इस बुक में उसने फॉरेन पॉलिसी की बात की थी कि जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, मेन जो उसने इस बुक में लिखा था वो। लेकिन इस बुक की हालत ऐसी हुई कि ये पब्लिश ही नहीं हो पाई, कुड नॉट बी, ये पब्लिश हो ही नहीं पाई बुक, उस टाइम पर ये बुक पब्लिश नहीं हुई। लेकिन बाद में 1962 में इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो पब्लिश किया गया। उस टाइम तक ये पब्लिश नहीं हुई थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 1962 में पब्लिश हुआ। अब 1920 ये बात है 1928 की जब उसने ये वाली बुक लिखी। इसके बाद 1929 आता है, और अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है वो पूरा क्रैश कर जाता है। यूएसए स्टॉक मार्केट क्रैश, यानी कि द ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है। और जब द ग्रेट डिप्रेशन आया तो ये सिर्फ अमेरिका में नहीं आया, अमेरिका के साथ साथ बाकी की जो वर्ल्ड की कंट्रीज थी उनमें भी ये जो है वो डिप्रेशन आ गया, यानी कि इकोनॉमी वीक होने लगी ज्यादातर कंट्रीज की। और सबसे ज्यादा लेकिन जो फर्क पड़ा वो जर्मनी पर पड़ा, क्योंकि जर्मनी को अब अमेरिका से लोन मिलने बंद हो गए। अब कोई लोन अमेरिका नहीं दे रहा था जर्मनी को, क्योंकि उसकी खुद की इकोनॉमी इतनी अच्छी अब नहीं रह गई थी। 1929 तक आते आते जो नाजी पार्टी थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि बहुत कम लोग सपोर्ट करते थे उसको। तो जब 1929 का जो इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन में सिर्फ 3 पार्टीज थी टोटल, और इन 3 पार्टीज में जो सबसे मेजर पार्टी थी वो थी वाइमार रिपब्लिक, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन नया बना था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट थी। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी, और तीसरी जो पार्टी थी वो थी नाजी पार्टी।
1929 के इलेक्शन में इन दोनों ऊपर वाली पार्टीज को मिला करके लगभग 97.4% वोट्स मिले थे, जबकि नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट परसेंटेज मिला था। तो 1929 में वाइमार रिपब्लिक जो था वो दोबारा से पावर में आ गई, गवर्नमेंट वाई, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट इसी को मिले थे, तो वाइमार रिपब्लिक की फिर से गवर्नमेंट बन गई। और लेकिन अब क्या हुआ कि जो लेबर्स थे, मजदूर थे, वो अनएम्प्लॉयड होने लगे, वो बेरोजगार होना शुरू हो गए, उनको जो वेजेस दिए जा रहे थे वो बहुत कम दिए जा रहे थे, सैलरी मिलती नहीं थी। उस टाइम तक लगभग 6 मिलियन जो जर्मन थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, 60 लाख के करीब जो है वो नौकरी चली गई लोगों की। और बहुत सारे तो जो यंग लोग थे, जर्मनी के यूथ थे, वो रोड पर ऐसे बोर्ड्स लेकर के घूमा करते थे कि हमको बस कोई भी काम दे दो, हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको कोई काम दे दो ताकि हम पैसे कुछ कमा सकें। तो जर्मन यूथ जो है वो उस टाइम पे ये फेमस है कि या तो जो है वो ताश खेला करते थे, या फिर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एजेंसीज थी उनके बाहर लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते थे। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उसकी वजह से कई सारे क्राइम्स बढ़ते हैं, और वही वहां भी हुआ। बहुत सारे जो यूथ थे उन्होंने थेफ्ट करना, चोरी डकैती, ये सारी चीजें शुरू कर दी। और धीरे धीरे जर्मनी के सारे बैंक्स जो थे वो बैंकरप्ट होते चले गए, और जब सारी जॉब्स लगभग खत्म हो चुकी थी। और अब ये डर सताने लगा था जर्मनी को कि कहीं यहाँ पे भूखमरी ना फैल जाए और भूख से लोग मरना शुरू ना हो जाए, इतनी खराब कंडीशन थी। तो वाइमार रिपब्लिक के लिए जो है वो बहुत ज्यादा डिसकंटेंटमेंट लोगों के अंदर जनरेट होना शुरू हो चुका था। जर्मन पब्लिक अब चाहती थी कि कोई एक ऐसा लीडर उनको मिले जो इस सिचुएशन से उनको बाहर निकाल सके। तो अब यहीं से रेस जो लीडरशिप की थी वो शुरू हुई। और जब रेस लीडरशिप की शुरू हुई तो हिटलर के सामने कोई टिक नहीं पाता था, क्योंकि हिटलर की जो ओरेटरी स्किल्स थी वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि कोई भी लीडर हिटलर के सामने कुछ नहीं था उस टाइम पे। इतनी ज्यादा स्किल के साथ वो अपनी स्पीचेस देता था। तो उसने धीरे धीरे जो है वो प्रॉमिस करना शुरू किया जर्मन्स को कि वो जर्मनी को एक पावरफुल सेल्फ डिपेंडेंट नेशन बना देगा, और जो इंसल्टिंग वर्साइल्स ट्रीटी है उसको वो खत्म करेगा, यूथ्स को जॉब देगा, सारे जो कॉलोनियल पावर्स हैं उनसे बदला लेगा, उनसे छुटकारा दिलाएगा, और जो जिन लोगों ने जर्मनी की ये हालत की है उनसे बदला लेगा। तो इसके अलावा वाइमार रिपब्लिक और जो कुछ फॉरेनर्स थे जिनको वहां के नेशनलिस्ट मानते थे कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जर्मनी की इस हालत के लिए, उनसे रिवेंज लिया जाएगा। तो अब 1930 से 1931 में होता क्या है कि जो नाजी पार्टी के मेंबर्स थे वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू, अब यहां से नाजी पार्टी जो है वो राइज करना शुरू करती है। नाजी पार्टी का जो राइज है वो यहीं से शुरू होता है। और अब ये लोग रैली करना शुरू करते हैं, बहुत लार्ज स्केल पर नाजी पार्टी की रैली शुरू हो जाती हैं। नाजी जो पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने हिटलर को एक मसीहा की तरह रिप्रेजेंट किया कि वो जो है उसने बस एक अवतार लिया है कि वो जर्मनी को सबसे पावरफुल नेशन बनाएगा। हिटलर की जो स्पीच थी या जो उसकी जितनी भी स्पीचेस थी वो सारी जो है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करने लगी। तो जब 1933 में अब इलेक्शन हुआ तो 1933 वाले इलेक्शन में जिस नाजी 29 में नाजी पार्टी को 2.6% वोट मिले थे, लेकिन 33 में 37% वोट्स मिले। और इस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे जर्मनी के वो थे हाइडेनबर्ग। हाइडेनबर्ग जो थे इन्होंने 30 जनवरी 1933 30 जन 1933 को हिटलर को बना दिया चांसलर, क्योंकि उसके पास बहुत सारे वोट्स थे और काफी स्ट्रांग अब वो बनता चला जा रहा था। तो उसको, और ये चांसलर जो पोस्ट थी वो उस हाईएस्ट पोस्ट थी कैबिनेट की। मतलब पूरी कैबिनेट में इससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं थी। कैबिनेट मतलब जो वहां का पूरा मिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीट था उसमें, यानी जितने भी मिनिस्टर्स थे। जैसे ही चांसलर बना हिटलर, उसने फौरन ही कॉन्स्टिट्यूशन को ट्विस्ट एंड टर्न करना शुरू किया।
28 फेब 1933 को उसने सारी पब्लिक मीटिंग्स पर, मीडिया पर बैन लगा दिया। इसके बाद उसने जो है वो अपना एम लगाया कहाँ पर? कम्युनिस्ट पार्टी पर। और कम्युनिस्ट पार्टी के जितने लीडर्स थे, जितने मेंबर्स थे, सबको जो है वो अरेस्ट करके जेल में डालना शुरू किया। बहुत सारों को टॉर्चर किया और बहुत सारों की डेथ भी हो गई। और धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी पूरे जर्मनी से वैनिश हो गई, खत्म हो गई। कुछ बचा ही नहीं जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का। इसके बाद आता है 3 मार्च 1933। अब एक एक्ट लेकर के आया हिटलर, द एनेबलिंग एक्ट। ये जो एनेबलिंग एक्ट था, इस एक्ट ने क्या किया? हिटलर को बना दिया डिक्टेटर। और जब डिक्टेटर बन गया हिटलर, तो सारी पार्टीज जो थी वो बैन हो गई। अब सिर्फ वन पार्टी रहेगी, और वो पार्टी कौन सी रहेगी? नाजी। आर्मी, इकोनॉमी, मीडिया, जुडिशियरी, सारे के सारे नाजी पार्टी के कंट्रोल में आ गए। इसके बाद हिटलर ने अलग अलग डिफेंस फोर्सेस बनाई, ताकि वो जर्मनी और जर्मनी के लोगों को पर नजर रख सके। तो 4 टाइप की उसने अलग अलग कैटेगरीज बनाई थी, जिसमें से एक था एसए, एक था गेस्टापो, एक थी एसएस और एक थी एसडी। तो इतना समझ लो कि जैसे ऐसे थी ये तो फुल आर्मी थी पूरी की पूरी। इसके अलावा गेस्टापो एक तरह से सीक्रेट सर्विस की तरह काम करती थी। इसी तरह से ये दोनों पुलिस वाला जो काम था, जो सेंट्रल पुलिस थी वो, और और जो पुलिस मैन थे वो इसमें आ गए। तो इस तरह से ये 4 टाइप की डिफेंस फोर्सेस बनाई। अब नाजी पार्टी जो है वो एक तरह से यहाँ से बिल्कुल क्रिमिनल और डेंजरस पार्टी बनना शुरू होती है। गेस्टापो पुलिस ने इस जितने भी कंसंट्रेशन कैंप्स थे उनको बनाना शुरू किया, और उसमें ले जा करके उन लोगों को भरना शुरू किया जो रैंडम लोग थे, जिन पर जरा सा भी शक हुआ कि ये हिटलर के अगेंस्ट हैं। उनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, वहां पे उनको टॉर्चर किया जाता था बिना किसी क्राइम के। और बिना किसी क्राइम के किसी को भी एग्जाइल दे दिया जाता था, देश से बाहर निकाल दिया जाता था जर्मनी से। 1933 जब आया, तो 1933 में जो हिटलर था वो लीग ऑफ नेशन को उसने उससे विड्रॉ कर लिया। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लीग ऑफ नेशंस बना था उसका पार्ट जर्मनी था, लेकिन 1933 में उसने विड्रॉ कर लिया। और जब विड्रॉ कर लिया, तो अब हिटलर के सामने सारे रास्ते खुले हुए थे, अब वो कुछ भी कर सकता था। उसका अब जो ड्रीम था रेसिज्म का, वो उसने अचीव करना शुरू किया। उसका मानना यह था कि जो ब्लॉन्ड, ब्लू आईज और वाले लोग हैं, यानी कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, वो कहता था बस यही लोग इंसान हैं, ह्यूमंस यही हैं। बाकी जितने भी हैं वो सब जो है वो ह्यूमंस नहीं है, और उनको ना तो वो रूल करने का राइट है, ना किसी और चीज का राइट है। रूल करने का राइट सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को है, और उन्हीं को रिप्रोडक्शन करने का भी राइट है, और कोई रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकता है। बाकी किसी को उस फिलॉसफी में इंसान ही नहीं माना जाता था, और कोई राइट टू लाइफ नहीं था जर्मन सोसाइटी में उनको। लेकिन सिर्फ हिटलर ने यही नहीं किया, बल्कि उस टाइम पर जर्मनी में 52 कम्युनिटीज रहती थी। इन 52 कम्युनिटीज को उसने क्लास वाइज डिवाइड किया, रैंक वाइज की। फर्स्ट रैंक पे कौन आएगा, सेकंड पे, तो फर्स्ट पे तो उसने जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे उनको रखा, और 52 पर उसने रखा, 52 पोजीशन पर ज्यूस को सबसे नीचे। और बीच में और जो क्लासेस थी वो सारी रखी गई। और ये फिलॉसफी जो आई थी हिटलर के माइंड में, ये कहाँ से आई थी? तो ये आई बेस्ड थी दो फिलोसफर्स पर। एक थे चार्ल्स डार्विन, जिनका नाम सुना ही है तुमने, चार्ल्स डार्विन। और इसके अलावा एक दूसरे थे, हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन का एक प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि वही सरवाइव कर सकता है जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने को रिशेप कर ले, बाकी कोई बचेगा नहीं। तो हिटलर का ये एक एक्सक्यूज था
चार्ल्स डार्विन वाला। दूसरा, जो हिटलर ने वहां से फिर आसपास की कंट्रीज पर हमले करने शुरू किए, तो उसके पीछे उसने जो एक्सक्यूज दिया वो था हर्बर्ट स्पेंसर का लिविंग स्पेस कॉन्सेप्ट। लिविंग स्पेस कॉन्सेप्ट में हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास स्पेस होना चाहिए, जिससे कि लोगों के रहने के लिए जो है वो जमीन की कमी ना पड़े। तो इस वजह से फिर हिटलर ने सडेटनलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इन सब पर जो है वो कब्जा करना शुरू किया, और यहीं से धीरे धीरे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसकी तरफ यूरोप बढ़ना शुरू हो चुका था। इस टाइम तक जर्मनी लगभग इकोनॉमिकली जो है वो थोड़ा सा वीक था, थोड़ा क्या काफी वीक था। लेकिन अब इस जो इकोनॉमिकली वीक जर्मनी हो गया था, उसका जो रीजन बताया गया, वो रीजन बताया गया ज्यूस को। रेसिज्म जो था हिटलर का, उसमें उसने ये कहा कि सिर्फ ज्यूज नहीं, बल्कि जितने वहां पे जिप्सीज थे, जिप्सीज भी एक कम्युनिटी होती है, इसके अलावा ब्लैक कम्युनिटी के जितने लोग थे, इन सबसे सबसे पहले तो सिटीजनशिप छीन ली गई, उसके बाद इनका मर्डर कर दिया गया। और ऐसा माना जाता है लगभग जो है वो ज्यूस को छोड़ दें तो इनमें से भी लगभग 5 लाख लोगों का मर्डर हिटलर ने करवाया था, हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने। अच्छा, हिटलर और नाजी पार्टी के जो ज्यादातर लोग थे वो सारे क्रिश्चियंस थे, बल्कि सारे ही क्रिश्चियन थे। और जब वो क्रिश्चियन थे तो उनके मन में एक और हेट्रेड वाला पॉइंट था, और वो ये था कि 2000 साल पहले लगभग जो ज्यूस थे, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्रूसेड किया था, हैंग किया था। इस वजह से भी जो है वो नफरत करते थे। अब हिटलर के जो पहले का यूरोप था, उसमें भी ज्यूस को बहुत ज्यादा हेटरेट से देखा जाता था, क्योंकि माना जाता था कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने जीसस क्राइस्ट को हमारे मार डाला था। तो एक तरह से ज्यूज जो थे, हिटलर के पहले जो यूरोप था उसमें, उनको या तो मार डाला गया, या फिर उनको दो ऑप्शन दिए जाते थे। मतलब ज्यूज जो थे उनको दो ऑप्शंस दिए जाते थे। एक ऑप्शन तो ये था कि या तो आप क्रिश्चियन हो जाओ, यानी क्रिश्चियनिटी जो है वो अपना लो, अदरवाइज फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि हम आपको मार डालेंगे। तो ज्यादातर जो है वो यूरोप की कंट्रीज जो थी उनमें यही हो रहा था। लेकिन हिटलर ने ये जो पहला वाला ऑप्शन था ये रिमूव कर दिया। उसने कहा ये सब कुछ नहीं, एक ही रास्ता है, इनको पूरी तरह से कंप्लीटली इरेडिकेट कर दो वर्ल्ड से, तभी जो है वो पूरा वर्ल्ड ठीक से रह पाएगा। तो यहां से अब 1933 जब आ गया, तो 1933 से सारा जो गेम था वो अब शुरू होता है। यहाँ से हिटलर का सबसे पहले हिटलर ने कई सारे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए। पहला पहला तो ये था कि ज्यूज जो थे वो जर्मन किसी भी जर्मन से मैरिज नहीं कर सकते, तो मैरिज से रोका गया। पहली चीज, पहला रेस्ट्रिक्शन तो यही था कि कोई भी ज्यू किसी जर्मन से मैरिज नहीं कर सकता। दूसरा, उनको जर्मनी का जो नेशनल फ्लैग था उसको हॉइस्ट करने पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। तीसरा, गवर्नमेंट जॉब से सारे जो ज्यूज थे उनको निकाल दिया गया। चौथा, उनके ज्यूज के जो बिजनेसेस थे उनका बायकॉट किया गया। पांचवा, उनकी जितनी प्रॉपर्टी और वेल्थ थी सारी जो है वो छीन ली हिटलर ने। और फिर नाजी पार्टी ने एक ऐसा रूल बनाया कि जितने भी ज्यूज हैं उनको एक सिंबल अपने कपड़ों पर लगाना होगा, अपनी बॉडी पर, जिसको स्टार ऑफ डेविड कहते हैं। ठीक है, एक तरह का स्टार ही होता है, मतलब व्हाइट कलर का, देखोगे तो मिल जाएगा। स्टार जो है वो कुछ ऐसा होता है, अब यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं बनना है, लेकिन ये कुछ इस तरह का जो है वो स्टार ऑफ डेविड जैसा सिंबल ये लगाना होता था हर जीव को, ताकि दूर से ही पहचान में आ जाए कि ये कोई जीव है। और जो ऐसा नहीं करता था जीव, उसको बहुत सीवियर पनिशमेंट्स दी जाती थी। तो सारे जीव जो जर्मनी के थे उनको इसके बाद एक प्लेस पर इकट्ठा करना शुरू किया हिटलर ने, मतलब सबको एक ही जगह पर लेकर के वो आना शुरू हो गया। अब वर्ल्ड वॉर टू कैसे हिटलर ने शुरू किया उसकी कुछ बातें हम देखते हैं। तो सबसे पहले 1936 में, 1936 जो था
उस टाइम पर हिटलर ने सबसे पहले राइनलैंड नाम की एक कंट्री थी उसको कैप्चर किया। उसके बाद ऑस्ट्रिया पर हमला करके उसको कैप्चर किया, फिर उसके बाद सडेटनलैंड को किया। उसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया पर जो है वो अपना कब्जा जमा लिया। और 1938 आते आते ऑलमोस्ट कम एंटायर जो यूरोप था वो उसकी टेरिटरी बन चुका था। और ये सारी वो कंट्रीज थी जिनको ट्रीटी ऑफ वर्साइल से जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस और जो एलाइड फोर्सेस थी उन्होंने ले लिया था जर्मनी से। लेकिन अब जर्मनी ने इन सब पर अपना जो है वो वापस से कब्जा करना शुरू कर दिया। और इस टाइम तक ब्रिटेन फ्रांस ये सब बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद जब ये इतना हो गया तो जर्मनी और यूएसएसआर इन दोनों ने मिल करके पोलैंड पर अटैक कर दिया। और जब पोलैंड पर अटैक किया तो उसके पहले एक सीक्रेट ट्रीटी साइन करी थी हिटलर ने रशिया के साथ। जो ट्रीटी जो है वो 1989 में जाकर के सामने आई जब यूएसएसआर टूटा। उसके पहले तो वो ट्रीटी लोगों को पता ही नहीं थी। और वो ट्रीटी ये थी कि जैसे ही हिटलर जो है अटैक करेगा पोलैंड पर और उसके बाद पोलैंड जब जीत लेगा रशिया के साथ मिलकर के, तो एक बहुत बड़ा पार्ट पोलैंड का वो रशिया को दिया जाएगा। यानी आधा पोलैंड रशिया का, आधा हिटलर का या जर्मनी का। तो इस तरह से जो है वो पोलैंड पर कब्जा हो गया हिटलर का, मतलब आधे पोलैंड पर, आधा तो रशिया के कंट्रोल में चला गया। तो यहां से अब वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग शुरू होती है। और हिटलर ने क्या किया, जो पोलैंड के जितने भी लोग थे उन सबको एक जगह पर पोलैंड में इकट्ठा करना शुरू किया। 1941 आते आते 1941 में लगभग जितनी भी कंट्रीज थी यूरोप की वो सब की सब जो है वो हिटलर के कंट्रोल में आ चुकी थी, कुछ को छोड़ करके। अब उसने कंसंट्रेशन कैंप्स बनवाने शुरू किए। यानी अब यहां से शुरू होता है होलोकॉस्ट वाला पूरा पार्ट। अब उसने कंसंट्रेशन कैंप्स बनवाए और जितने भी लोग जिनको उन्होंने, एक तो देखो पोलैंड में इकट्ठा किया था और मैंने पहले बताया था कि जर्मनी में भी एक जगह उसने सारे ज्यूस को इकट्ठा कर रखा था, उनको अब इन कंसंट्रेशन कैंप्स में लाया जाने लगा। ट्रेन के डिब्बों में भर भर के जो है वो जानवरों की तरह लेकर के आया जाता था, जिनमें ज्यूस होते थे, लोअर रेस के पीपल थे, ठीक है, इसके अलावा कम्युनिस्ट थे। इन सब को जो है वो लाया जाने लगा कंसंट्रेशन कैंप्स में और उसमें रखा जाने लगा। बहुत सारे जो नाजी आर्मी के पर्सन्स थे वो ये मानते थे कि ये जो कंसंट्रेशन कैंप में लोग रह रहे हैं इनको जीने का कोई हक नहीं है। इस वजह से इनको ना तो खाना दिया जाता था ना पानी दिया जाता था और इनसे 24-24 घंटे काम करवाया जाता था लगातार कंसंट्रेशन कैंप में, जिससे कि ये वैसे ही मर जाए। और अगर फिर भी ये नहीं मरते थे तो फिर इनको ले जाकर के गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था, जहां पर एक साथ बहुत सारे लोगों के ऊपर गैस जो है वो छोड़ दी जाती थी और उस गैस की वजह से सब के सब एक साथ मर जाते थे। जो हमारे पास डेटा फिलहाल अवेलेबल है उन डेटा के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 1,50,00,000 लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया था। और इनमें से 1,10,00,000 टू 1,20,00,000 जो लोग थे वो हाँ, ये मतलब दो इस तरह के डेटा है हमारे पास। अच्छा, इसमें से जो 60 लाख थे ये मतलब वो हैं जिनकी डेथ हुई थी, सॉरी, इतनों को मार डाला गया था लगभग इसमें से। लेकिन जो सबसे ज्यादा लोग मरे थे वो 60 लाख जो है वो ज्यूस थे और बाकी सारे जो है वो दूसरी रेस के पीपल। तो इसी को होलोकॉस्ट कहते हैं हम लोग। और हिटलर इसको कहता था द फाइनल सॉल्यूशन। हिटलर का मानना था कि ये द फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ये भी है कि होलोकॉस्ट
को लेकर के कई सारे सवाल भी उठे। एक बुक आई अलग से, होलोकॉस्ट डिनायल नाम से, कि होलोकॉस्ट जैसा बताया गया है वैसा है नहीं दरअसल, और होलोकॉस्ट डिनायल में ये बताया गया है कि दरअसल सिर्फ 10 लाख लोग मरे थे। लेकिन अब ये सारी चीजें जो है वो कोई कितना भी डिनाई कर ले, लेकिन हमारे पास जितने भी प्रूफ हैं वो इसी तरफ इंडिकेट करते हैं कि हिटलर ने कम से कम 1 करोड़ लोगों को तो जो है वो मारा ही था, उससे कम तो जो है वो कहीं पे आता नहीं है नंबर। अब यहाँ से एक और खेल शुरू हुआ, और वो ये कि अभी तक तो जो है वो हिटलर सब ठीक कर रहा था, लेकिन अब हिटलर ने जो है वो एक गलती करी, और वो हिटलर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वो हिटलर ने गलती ये करी कि हिटलर ने ये प्लान पहले से बना रखा था कि मुझको लास्ट में रशिया पर अटैक करना है, और उसने हिटलर ने यूएसएसआर को इन्वेड कर दिया, हमला कर दिया यूएसएसआर पर, और कुछ पार्ट इसका कैप्चर भी कर लिया। वो यूरोप के लगभग सारे पार्ट्स कैप्चर कर चुका था, लेकिन फिर भी उसकी जो भूख थी वो मिट नहीं रही थी, तो उसने कुछ पार्ट जो है वो यूएसएसआर का भी कैप्चर कर लिया। लेकिन 1914 आते आते अब जो है वो हिटलर का काउंट डाउन एक तरह से शुरू हो गया, और यहीं पे अमेरिका एंटर करता है वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका आया। अब जब अमेरिका आ गया वर्ल्ड वॉर 2 में, तो अब देखो, अगर ये तुम मैप देखो जर्मनी का, तो जर्मनी के इस साइड से जो है वो यूएसएसआर की रेड आर्मी जो थी वो अटैक करना शुरू कर चुकी थी जर्मनी पर। इधर से एलाइड फोर्सेस, जो एलाइड आर्मी थी वो आ रही थी। इधर से भी एलाइड आर्मी आ रही थी, लेकिन यहाँ फ्रांस से आ रही थी, तो ये फ्रांस था। यहाँ से एलाइड आर्मी जो है वो बढ़ रही थी जर्मनी की तरफ, नॉर्मैंडी से। फ्रांस की एक जगह है नॉर्मैंडी, यहाँ से ये 1 2 3 तीन तरफ से जो है वो अटैक होना शुरू हुआ। इसमें जो ये वाली आर्मी थी, इसमें मेन ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और कनाडा थे। तो अब जब ये 3 डायरेक्शन से हमला होना शुरू हुआ, तो 15 में 1945 जो यूएसएसआर की रेड आर्मी थी और जो एलाइड आर्मी थी, दोनों पहुंच गए बर्लिन, यानी कि जो जर्मनी की कैपिटल थी वहां पे। और इन्होंने बर्लिन को जो है वो तबाह करना शुरू किया। हिटलर बर्लिन में ही रहता था, क्योंकि बर्लिन कैपिटल थी, एक बहुत बड़े से पैलेस में रहा करता था, लेकिन उस पैलेस के नीचे उसने बंकर्स बनवा रखे थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि वहां पे सीक्रेट ट्रेंचेस थी, सुरंग बनी हुई थी, लेकिन इस पर डिस्प्यूट है कि वो सुरंग थी कि नहीं थी। लेकिन इसके अलावा उसने बंकर्स में बहुत सारे रूम्स बनवा रखे थे, जहां पे सिर्फ हिटलर रहता था, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ईवा ब्राउन वो रहती थी, और साथ में कुछ ऐसे लोग रहते थे जिन पे सबसे ज्यादा वो भरोसा करता था। ऐसे लोग भी उसके साथ रहा करते थे वहां पे। यूएसएसआर और एलाइड आर्मी जब पहुंची बर्लिन में, तो उन्होंने बॉम्बिंग करना शुरू किया। इतने बॉम्ब्स गिराए बर्लिन पर कि पूरा बर्लिन जो है वो खंडर में तब्दील हो गया, रूस बन गए सारे के सारे, कुछ बचा नहीं। और हिटलर के जितने प्लान थे सारे फेल होते चले गए। हिटलर के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उसके बाद उन्होंने हिटलर को इन्फॉर्म किया कि अब हम इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि अब हम ये वॉर किसी भी कंडीशन में जीत नहीं सकते हैं। तो हिटलर ने अब ये रियलाइज कर लिया कि उसकी मौत जो है वो बहुत नजदीक है, और वो श्योर है कि अब मौत उसकी होनी ही है। लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि उसकी जो डेथ है वो वैसी हो जैसी कि उसके दोस्त बेनिटो मुसोलिनी की थी, जो कि इटली का डिक्टेटर था। उसको लोगों ने चौराहे पर टॉर्चर कर करके बहुत बुरी तरह से मार डाला था। तो वो नहीं चाहता था कि वही हाल उसका भी हो। 29 अप्रैल 1945, इस दिन बर्लिन पूरी तरह से तबाह हो रहा है, बर्लिन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जर्मनी पूरा बर्बाद हो रहा है, और पूरे जर्मनी को स्ट्रांग बनाने का दावा करने वाला हिटलर इस टाइम पर अपनी गर्लफ्रेंड इवा ब्राउन के साथ मैरिज कर रहा है, शादी कर रहा है, और सेलिब्रेट कर रहा है अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ, और पार्टी कर रहा है। तो ये तो हाल था हिटलर का उस टाइम पे। फिर उसके बाद उसने कुछ अपने स्पेशल पर्सन्स को बुलाया और कहा कि अगर मेरी डेथ हो जाए
तो मुझको पहले बर्न कर देना मेरी बॉडी को, उसके बाद इसको दफनाना। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में तुमको पता है कि क्रिश्चियनिटी में क्या किया जाता है, बरी किया जाता है, बॉडी को जलाया तो जाता नहीं है। लेकिन हिटलर को डर था कि ये लोग मेरी डेथ बॉडी के साथ भी बहुत बुरा सलूक ना कर रहे हैं, तो इस वजह से पहले तुम मेरी बॉडी को पूरी तरह जला देना, उसके बाद बर्न करना एक कॉफिन में रख के। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि मेरे रूम की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी जला देना, एक्सेप्ट जो मेरी एक पेंटिंग है उसको छोड़ करके। अब इसके बाद हिटलर का जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद गार्ड था, जिसका नाम था प्रोकास्निक, इसको बुलाया गया। ठीक है, मतलब इसको हिटलर ने बुलाया और कहा कि मैं जा रहा हूं अपने कमरे में और मुझको कोई डिस्टर्ब ना करे। थोड़ी देर के बाद एक फायर की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, और ये लोग जब गार्ड्स फायर की आवाज सुनते हैं तो भाग करके जाते हैं रूम के अंदर, लेकिन वहां पे हिटलर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हिटलर ने सुसाइड कर लिया था और साथ में इवा ब्राउन ने भी सुसाइड कर लिया था, मतलब दोनों ने ज्वाइंट सुसाइड कर लिया था। और ये बात है 30 अप्रैल 1945 की, यानी 29 को उसने शादी की और 30 अप्रैल को ही सुसाइड कर लिया। अब इस पर डिस्प्यूट है कि जिसकी डेथ हुई थी वो हिटलर था या नहीं था। बहुत सारे ऐसे दावे हैं कि हिटलर ने अपनी बहुत सारी कॉपीज मनवा रखी थी, मतलब अपने जैसे उसके बहुत सारे हमशक्ल थे। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे एक सुरंग थी जिससे वो भाग गया था। और अभी भी ये क्वेश्चन, उस टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यूएसएसआर के सामने यही था कि क्या ये वाकई हिटलर है या नहीं है। तो इसको लेके काफी लंबे टाइम तक डिस्प्यूट रहा, आज भी डिस्प्यूट है। लेकिन अब जो भी हो, अब तक तो जाहिर सी बात है कि उसकी डेथ हो ही गई होगी। तो इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो फिर उसके बाद एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बनाया गया। जर्मनी में ही बना, जर्मनी का एक एरिया था जिसको बोलते थे नर्नबर्ग। यहाँ पे ये इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया 1945 से 1946 तक, और इसमें नाजी आर्मी को पनिश किया गया जो उन्होंने क्राइम्स किए थे अगेंस्ट पीस, क्राइम अगेंस्ट पीस, और इसके अलावा वॉर क्राइम्स। इसके अलावा जो उन्होंने 6 मिलियन ज्यूस को मार डाला था, 1 मिलियन पोलैंड के लोगों को मारा था, बहुत सारे जो हैंडी, अच्छा इसके अलावा हिटलर ने सिर्फ इन्हीं लोगों को नहीं, जो होमोसेक्सुअल्स थे, हैंडीकैप्ड जो थे, और जो मेंटली इल थे, इनको मिला करके जो नंबर है, फिगर है, वो है 70,000 लोगों को इन तीनों को मिला करके मारा था। तो ये ट्रिब्यूनल बनी जिसमें नाजी आर्मी को पनिश किया गया, और इसमें 11 जो नाजी मिलिट्री के ऑफिसर्स थे उनको डेथ सेंटेंस दिया गया। और बाकी जितने बच गए उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, रेस्ट को उम्र कैद। तो ये हिटलर की पूरी कहानी। चलो ठीक है।